चलिए भाई, स्टार्ट है। क्लियर है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, सीडीपी के लिए हमारी क्लासेस चल रही हैं। तो सीटेट के लिए ये क्लासेस आपकी कंटिन्यू है और हम पिछले सेशंस में आपको इसके क्वेश्चंस करा चुके हैं। जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनके लिए आपकी आज का अपना सेशन रहने वाला है। क्लियर है मेरे भाई। तो क्वेश्चन नंबर 22 से करने वाले हैं आज, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं और ऑथेंटिक चीज़ों को पढ़ा रहे हैं। सीडीपी की क्लास जो चल रही है सीटेट के लिए स्पेशली, तो इसमें जो चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं वो आपकी एग्जामिनेशन में पूछी गई हैं। तो डायरेक्टली ये चीज़ें लैंग्वेज बदल बदल कर आपसे फिर से पूछी जाएंगी, क्योंकि ये खास बात रही है सीटेट की कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को आधार बनाकर ही नए क्वेश्चन पेपर को बनाया जाता है। तो अब तो आपका एक ही पेपर होगा 20 अगस्त को ऑफलाइन मोड पे। तो कहने की बात यह है कि आपको एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन को अगर आप देखते हैं तो इसका बेनिफिट भी आपको देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, आज का पहला सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात करते हैं। जैसी शिक्षा के समकालीन नीतियां बच्चों में कौन से कौशल विकसित करने का प्रस्ताव करती है। यानी कि अगर हम बात करें एनईपी 2020 की, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करें, तो इसने किस प्रकार के कौशल को विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो बच्चों के अंतर्गत किस प्रकार की यहाँ पर प्रैक्टिकलिटी को बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया गया है। यहाँ पर बच्चे के स्मरण और पुनरुत्पादन, यानी कि अगर बात बोलें तो रिकॉल और रिप्रोडक्शन की बात नहीं की गई है। रटंत विद्या को यहाँ पर इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है। इसके बजाय आप प्रैक्टिकल कीजिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। परीक्षा के लिए सीखना, अगर ये आप ऐसा कर रहे हैं तो ये बेहतर नहीं है। आप परीक्षा के लिए न सीखना बेहतर है। रटने की बात आएगी, रोट मेमोराइजेशन की जब भी बात आएगी तो भी आपका आंसर गलत ही होगा। आपका आंसर होगा समालोचनात्मक चिंतन, जिसे हम क्रिटिकल थिंकिंग के नाम से जानते हैं। मेरे भाई, क्वेश्चन ये बनता है कि क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या है। अगर आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो आपने बोला कि लखनऊ। और आपसे मैंने एक प्रश्न पूछा भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है, तो आपने उत्तर दिया 28। इसी तरीके से मैंने प्रश्न आपसे पूछा गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, तो गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो आपने बोला 2525 किलोमीटर है। अगर आपके इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक लाइन में अगर आप आंसर दे रहे हो तो वो समालोचनात्मक चिंतन का भाग नहीं होगा। अगर इसके बजाय मैं आपसे पूछने लगूं कि प्रदूषण को कम करने के उपाय क्या हैं, तो आप वहां पर तमाम आंसर्स मेरे को देंगे। ठीक है, प्रशासनिक जो गतिविधियां हैं उनको कैसे सही किया जा सकता है, तो आपके तमाम आंसर हो सकते हैं, अलग अलग तौर पे आपके आंसर हो सकते हैं मेरे भाई। तो जब किसी क्वेश्चन के बहुत सारे मल्टीपल आंसर हो, जहां चिंतन करने की जरूरत पड़े, मनन करने की जरूरत पड़े, वहां पर हम किसका यूज करते हैं, वहां पर हम यूज करते हैं समालोचनात्मक चिंतन का। तो फर्स्ट ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल का राइट आंसर लगाइए। बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन है, मीनिंगफुल लर्निंग ऑफ ए स्टूडेंट इज नॉट प्रमोटेड बाय एनकरेजिंग चिल्ड्रन फॉर। विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए, किसको बढ़ावा देने के लिए मेरे भाई, अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो किस प्रकार के बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, यानी कि आपसे नेगेटिव आंसर पूछा है। तो अन्वेषण और प्रयोग की बात करें, एक्सप्लोरेशन की बात करें, एक्सपेरिमेंटेशन की बात करें, डिस्कवरी की बात करें, इंगेजमेंट की बात करें, क्लियर। तो ये सारे आपके पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं और ये कहीं ना कहीं अर्थपूर्ण अधिगम, मीनिंगफुल लर्निंग में बहुत ज्यादा सुसाध्य यानी कि सुसाधक का कार्य करते हैं। तो ये तो आपके आंसर हो नहीं सकता। मेटा कॉग्निज्म कॉग्निशन भी नहीं होगा आपका, चर्चा और बहस भी नहीं होगा, आप डिस्कशन या डिबेट वगैरह कराते हैं तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, एज ए स्टूडेंट वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएगा, सक्रिय भागीदारी निभा पाएगा। अगर हम बात करें निष्क्रिय श्रवण की, यानी कि कहने का मतलब ये है कि पैसिव फॉर्म में अगर आप यहाँ पर लिसनिंग होती है तो आपका गलत आंसर होगा। तो पैसिव फॉर्मेट में ना होकर कैसे होनी चाहिए, एक्टिव फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का राइट आंसर होगा। क्लियर है मेरे भाई। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा स्टूडेंट देगा, ये देखने वाली बात होगी।
इस क्वेश्चन को आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप आंसर दे पाएंगे। स्कूल और विशेष रूप से शिक्षकों को छात्रों की विफलता, जो छात्रों की विफलता है, को किस तरह समझना चाहिए। स्कूलों और विशेष रूप से शिक्षकों को छात्रों की विफलता को किस प्रकार समझना चाहिए। अगर छात्र असफल हो रहे हैं तो इसका मतलब एक ही है, वो छात्र असफल नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं सिस्टम फेल हो रहा है। आप टीचर को भी 100% यहाँ पर जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। टीचर का और सिस्टम का, दोनों की जो मिली भगत होती है वो कहीं ना कहीं फेल हो जाती है। तो छात्रों की कमजोर शैक्षणिक क्षमताओं को प्रतिबिंबन करना, ये आप नहीं कह सकते। शिक्षकों की कमजोर क्षमताओं का प्रतिबिंबन, ये भी नहीं कह सकते। समुदायों का मुद्दा, क्योंकि गरीब आर्थिक वर्ग के बच्चों को अन्य बच्चों की तरह एक ही स्कूली तंत्र में शिक्षित नहीं किया जा सकता, ये भी बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा की, इंक्लूसिव क्लासरूम की, जहाँ पर प्रत्येक वर्ग का बच्चा आकर पढ़ सकता है, वंचित पृष्ठभूमि का बच्चा आकर पढ़ सकता है, हम बोल सकते हैं अदर बैकवर्ड क्लास से आया हुआ बच्चा पढ़ सकता है, तो सभी प्रकार के बच्चे पढ़ सकते हैं। एक व्यवस्थागत मुद्दा है, ये कैसा है, सिस्टमैटिक इश्यू है, जिसमें स्कूल को शिक्षण प्रणालियों में प्रतिबिंबन करने की आवश्यकता है। जो स्कूल के अंतर्गत शिक्षण अधिगम प्रणाली चल रही है, या क्या उसी के अंतर्गत जो समस्याएं हैं उसको प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता है, यानी कि उसी को आपको रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है। तो थर्ड ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होगा। क्लियर है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, बच्चे सहन सिद्धांत या वैकल्पिक अवधारणाएं बनाते हैं। कैसा सिद्धांत बनाते हैं, सहन सिद्धांत या वैकल्पिक अवधारणाएं। चिल्ड्रन फॉर्म नेव थ्योरीज और अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस बिकॉज, उनकी सोच बड़ों से काफी नीच होती है। आप बड़ों की सोच या बच्चों की सोच, किसी की भी सोच को नीच नहीं बता सकते। ये कहीं ना कहीं उनके अंतर्गत हीन भावना को भी पैदा कर सकता है, और ये कहीं ना कहीं बच्चे इतने भी होशियार हो सकते हैं, बड़ों से ज्यादा हो सकते हैं, और बड़े भी बच्चों से ज्यादा होशियार हो सकते हैं। तो ये बात तो कहना बिल्कुल ही गलत है। वे कोरी पट्टी हैं, आप ये बोल रहे हो। वे सोच वाले प्राणी हैं जो दुनिया के साथ बातचीत करके ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं। सहन सिद्धांत का मतलब हो गया, वे सोच वाले प्राणी हैं, दुनिया के साथ डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, एक्सप्लोरेशन करने की कोशिश करते हैं, इन्वेंशन करने की कोशिश करते हैं, डिस्कवरी करने की कोशिश करते हैं, इंगेजमेंट करने की कोशिश करते हैं, संवाद करने की कोशिश करते हैं, चर्चा करने की कोशिश करते हैं, बातचीत करने का कोशिश करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं। तो ये वाला बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर है मेरे भाई। बहुत आसान सवाल पूछे जाते हैं अब तो, सीटेट को थोड़ा सा चेंजिंग करना चाहिए क्वेश्चंस के साथ, और क्वेश्चंस भी थोड़े से अच्छे लेवल के आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई विद्यार्थी किसी समस्या को एक ही तरीके से निरूपित करने पर अटक जाता है, तब वह क्या कहलाया जाता है। यानी कि किसी भी प्रकार की समस्या को एक ही तरीके से निरूपित करता है, रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है, उसी पर अटक जाता है, तो हम इसको कार्यात्मक स्थिरता बोलते हैं। यानी कि एक तरीके से फिक्स्डनेस होती है। क्या होती है, फंक्शनल फिक्स्डनेस होती है। अगर बात करें रेस्पॉन्स सेट की, तो ये तो नहीं होगा। अनुरूपी चिंतन, एनालॉजिकल थिंकिंग में भी नहीं होगा। वर्किंग बैकवर्ड स्ट्रेटेजी, ये भी आपका नहीं होगा। तो सेकंड ही इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि कार्यात्मक स्थिरता कहलाती है, जब किसी कार्य को निरूपित करने पर अटक जाता है बच्चा। क्लियर है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है मेरे भाई, स्टेटमेंट और रीजन का सवाल है। स्टेटमेंट है, समस्या समाधान पढ़ाते समय शिक्षक को चाहिए, अब शिक्षक को क्या चाहिए कि वे बच्चों को अपनी सोच के बारे में, सोचने और सीखने के तरीके पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हतोत्साहित करें। भाई मेरे हतोत्साहित ना करें, इसके बजाय वो क्या करें, प्रोत्साहित करते तो ज्यादा बेहतर होता। तो ये वाला स्टेटमेंट तो आपका गलत है भाई। तो ए सही है, ये भी गलत हो गया, ए सही है, ये गलत हो गया, ए सही है, ये गलत हो गया। क्वेश्चन को पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं थी, फोर्थ ऑप्शन आपका ऐसे ही हो गया। क्लियर है मेरे भाई, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं। संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास समस्या समाधान में बाधा डालने का कार्य करता है, तो ये बाधा डालने का काम भी नहीं करता, यानी कि ए और आर दोनों ही गलत हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत आसान है मेरे भाई, इस सवाल का उत्तर कौन स्टूडेंट दे पाएगा।
इसका आंसर लगाइए भाई। स्टेटमेंट है, शिक्षकों को मध्य विद्यालयों के छात्रों को विस्तार से बताना चाहिए कि उन्हें क्या करना है, जिसमें क्या, कैसे और कब सीखना है। बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, क्या, कब और कैसे सीखना है टीचर को एज ए स्टूडेंट उनको विस्तार से उनको बताना चाहिए। मिडिल स्कूल के बच्चों में अपने अधिगम को स्वनियमन करने की क्षमता नहीं होती। देखिए मिडिल स्कूल के बच्चे हों तो उनमें भी स्वनियमन की क्षमता होती है। तो आर तो बिल्कुल सही ना, ए तो बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, लेकिन आर गलत है। यहाँ पर आर सही है, आर सही है, ये दो ऑप्शन तो हटे गए। आर गलत है, ए सही है, तो थर्ड ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई, क्योंकि ये वाला भी नहीं होगा। ए तो सही है जो कि गलत बता रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। बहुत आसान सवाल है मेरे भाई। क्वेश्चन है, योग्यता को और असफलता को के रूप में सोचना छात्रों को अधिक प्रयास करके अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। बताइए क्या होगा। देखिए कभी भी योग्यता को स्थिर नहीं कह सकते आप, और असफलता को आप सीखने का अपमानजनक नहीं बोल सकते। तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। आप क्वेश्चंस में ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीख गए तो ये मान लीजिए कम से कम 25 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन सीडीपी के आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेट करके भी कर पाओगे। योग्यता को वृद्धिशील कैसा करना है, हमें योग्यता को करना है वृद्धि, योग्यता को वृद्धिशील और असफलता को सीखने का अवसर क्या है। सीखने का अवसर के रूप में सोचना छात्रों को अधिक प्रयास करके अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। तो फोर्थ ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होगा। क्लियर है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 30 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हम आपके लिए भी देंगे, उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छापना है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है। कौन सा कारक है जो सीखने को प्रभावित करता है। तो छात्र का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, छात्र का जो सांस्कृतिक सामाजिक संदर्भ है, तो ये इसके बारे में तो बैगोस्की ने भी कहा है, तो ये प्रभावित करेगा। क्या छात्र की आयु प्रभावित करेगी। जी हाँ, सीखने में छात्र की आयु भी प्रभावित करेगी। आप थर्ड क्लास के स्टूडेंट को न्यूटन्स के लॉ नहीं पढ़ा सकते। आप थर्ड क्लास के फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट को कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं रेडियो एक्टिव थ्योरीज के बारे में पढ़ा रहे हैं, एक्स किरणों के बारे में पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा टफ वाली बात हो जाएगी। तो ये नहीं कर सकते, तो ये भी प्रभावित करती है। एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए शैक्षणिक रणनीतियां होनी चाहिए जो कि प्रभावित करती है। छात्र की क्षमता के बारे में शिक्षक का विश्वास, ये भी बात बिल्कुल सही है कि शिक्षक को विश्वास होना चाहिए छात्र की क्षमताओं पर। क्लियर है मेरे भाई। तो चारों के चारों बिल्कुल सही है और ऑप्शन नंबर 4 में ही दे रखा है जो कि आपका बिल्कुल सही होगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। बाकी उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। एक क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ते हैं। तो आज के वीडियो में एक क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है जो कि आपका पूछा गया है। क्वेश्चन एक बार मैं लिख देता हूं, 18 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5 मल्टीपल 6 माइनस 1 का मान है। ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छापना है। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इस सवाल का आंसर दे पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई मेरे सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन वगैरह समय पर मिलते रहें। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।